बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि न्यूट्रल से कहता हूं अभी वक्त है अपनी पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें। जबकि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI और इमरान खान साहब पर एक मरतबा फिर कड़ी तनकीद की। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि IMF के तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, हमारी पॉलिसीज़ कारआमद साबित हुई। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। सर, शहबाज गिल साहब के मामले पर अदालत ने आज सवाल किया कि क्या वाकई में उन पर तशद्दुद किया जा रहा है या सिर्फ ये खबरें गर्दिश करी और IG से रिपोर्ट भी तलब की गई, जबकि पंजाब हुकूमत इन खबरों की तरदीद कर रही है और कह रही है कि कोई तशद्दुद नहीं किया गया शहबाज गिल साहब पर। आप क्या समझते हैं कि अगर रिपोर्ट में तशद्दुद वाकई में वाज़े हो जाती है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तशद्दुद नहीं है रिपोर्ट में। जी पहली बात तो ये कि जो रिपोर्ट जमा करवाई है उन्होंने, उसमें तशद्दुद नहीं है। लेकिन इसमें मैं आपको एक दो बातें इसमें मज़ीद तरह ऐड करूँ। पहली बात तो ये कि आपने जो इमरान खान साहब की आज तकरीर उन्होंने की मीडिया के हवाले से, उस तकरीर से ये बिल्कुल वाज़ेह हुआ है कि वो जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही थी जिसमें फैसल वाउडा साहब और परवेज़ खटक साहब शरीक थे, वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो बात आगे नहीं बढ़ी। और ये भी मैं आपको एक बात बताऊं कि उस बैकडोर डिप्लोमेसी में ये बड़ी एक अजब सी लगेगी बात, लेकिन उस बैकडोर डिप्लोमेसी में मुस्लिम लीग नून के भी एक अहम रहनुमा शामिल थे। अच्छा। मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा भी परवेज़ खटक साहब के साथ ये कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका तनाव कम हो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और एक ऐसी शख्सियत जो वफाकी वजीर भी हैं, ठीक है, वो भी कोशिश कर रहे थे कि तलखी कम हो, लेकिन ताकि मामला जो है वो आगे बढ़ें किसी तरह, और ये मामला, लेकिन वो बात जो है उनकी कहीं दरमियान में ख़राब हो गई और ख़राब हो गई। और आज इमरान खान साहब की तकरीर से भी ये बात वाज़ेह हुई। दूसरी जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब, ये जो शहबाज गिल साहब का इशू है, ये बड़ा संजीदा मामला है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें ज़ाहिर है कि दमा है, तो उसके उनको बचपन से या छोटी उम्र से उनको अज़मा का प्रॉब्लम है, और उसके अलावा जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी ठीक थी, लेकिन चेस्ट एक्सरेज वगैरह सजेस्ट किए डॉक्टर्स ने, ज़ाहिर है वो पैचेस वगैरह मुख्तलिफ आ जाते हैं लंग्स पे। और उसके अलावा टेंडरनेस, डीप पेशेंट पे टेंडरनेस, यानी ज़्यादा दबाएं तो जो है वो दर्द वगैरह महसूस हो रहा है कुछ जगहों पे उन्हें। और बाकी जो खबर है मेरे पास वो ये है कि एक तो इनको अभी तक ये प्रोग्राम जब जा रहा है लाइव, तो अदालत ने कहा कि वकला को इजाज़त दी है कि वो मिल सकते हैं फैसल चौधरी साहब, लेकिन वो अदालत का चूंकि फैसला नहीं आया अभी तक हॉस्पिटल में, तो इसलिए वकला अभी तक उनसे मिल नहीं सके, और इस मुकदमे की समाअत जो है वो पीर तक चली गई है। इस दौरान आज रात या कल सुबह या रात गए या किसी भी वक्त अचानक शहबाज गिल साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है, और जिसका मतलब ये है कि पुलिस उनको जिस्मानी रिमांड अपनी ले जाएगी फौरी तौर पर, क्योंकि अदालत का जो फैसला है, उस अदालत के फैसले में वो जो जिस्मानी रिमांड वाली बात का जो हुक्म था, वो जो सेशन अदालत का था, उसको उन्होंने स्टे नहीं किया, यानी उसको मुअत्तल नहीं किया पीर तक, बल्कि कहा है कि पीर को समाअत होगी, यानी वो अपनी जगह मौजूद है फैसला जी, उन्होंने उसको स्टे नहीं दिया। आज जो मेरा ख्याल, जो मैं तो इस पे कोई कानूनी राय नहीं दे सकता, लेकिन जितना मैं समझता हूं इस मामले को, कि इनके वकला को उस फैसले को स्टे करवाना चाहिए था कि जी आप हमें स्टे दे दें, यानी उस फैसले को मुअत्तल कर दें आप, या ऐसी कोई बात, उसके ऊपर बहस ही नहीं हुई।
यानी वो अपनी जगह मौजूद है कि किसी भी वक्त अगर हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल डिस्चार्ज होते हैं तो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी मिलेगी और 48 घंटे पूरे करेगी अपने तहवील में। तो एक तो ये बात, और उसमें जो तफ्तीशी जराए हैं और जो हुकूमत है वो बजिद है इस बात पे, खासतौर पे जो पुलिस के जराए हैं वो इस पे बजिद हैं बिल्कुल। पहली बात तो ये कि कह रहे हैं कि तशद्दुद होता तो उसमें आता, वो जो बात हो रही थी कि जी इमरान खान साहब ने जो बात की, अगर हम मारते इस तरह पकड़ के तो जिस्म पे निशानात होते, और वो जो उन्होंने कहा कि मेरा काले कोट से ज्यादा काला जिस्म हो गया, और वो सारा वो तो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं, अच्छा अब तो ये, लेकिन जो है वो इमरान खान साहब का और पीटीआई का ये मौक़िफ़ रहा कि तशद्दुद हुआ है, शदीद तशद्दुद, और दूसरे हॉस्पिटल में अभी भी वो कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में नहीं लेकिन प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन ये जो है ये तो फिर ये तो सारे ही कैदी जो हैं ये तो सारे मतलब नहीं पॉसिबल नहीं है ना, सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट में फ़र्क होता है। एनीवे वो एक अदालत जब ऑर्डर देती है तो वो, और उसमें जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं तो पिम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड हैं जो उस मेडिकल बोर्ड में। अच्छा अब यहां पर मामला यह है कि तो ये सूरत हाल हो रही है कशीदा नवाज शरीफ साहब के हवाले से। एक तो वो कल बरतानिया के साथ पाकिस्तान का जो हवालगी का मुआहदा साइन हो गया कि जो भी यहाँ पे ऐसे लोग जो कि अपने मुल्कों में वांटेड हैं और कानून उनको तलाश कर रहा है और वो बरतानिया में आ गए हैं तो उनको बरतानिया वापस करेगा। ठीक, पाकिस्तान में अगर बरतानिया से ऐसे लोग आ जाते हैं तो पाकिस्तान तो कहे बगैर ही वापस कर देता है। ठीक है ना, हमसे तो कहने की जरूरत ही नहीं पेश आती, हम तो कभी कभी अपने लोग भी दे देते हैं गलती से। बहरहाल मसला यह है कि वो जो है वो तो ये एक मामला संगीन है कि वो उधर से नवाज शरीफ साहब का अब जो सितंबर में आना है वो सितंबर में आना जो है वो कल भी बात हुई थी, क्या वो अजब सा मामला होगा सितंबर। अच्छा मैंने जब मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछा उनको कोई प्लान नहीं पता, उन्हें कोई प्लान नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, कौन सी तारीख तय हुई है, क्या हुआ है। और हुकूमत की सतह पर ये मामला ये कानून साजी हुई है या रियासत की सतह पे हुई है वो इस बात से बेखबर है। वो कह रहे हैं ये कैसे हुई, तो हमें इस वक्त नहीं करना चाहिए था, मियां साहब जब तक मामला आती तो ऊपर नीचे हो गया। बहरहाल तो एक कन्फ्यूजन हुकूमत में मौजूद है और मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि अच्छा जावेद लतीफ़ साहब बड़े ज़बरदस्त नवाज शरीफ साहब के कारकुन हैं, वजीर हैं, जो भी हैं वो नवाज शरीफ साहब के लॉयलिस्ट हैं पक्के सॉलिड। उनकी बात अच्छी लगे बुरी लगे लेकिन वो नवाज शरीफ साहब की आज उन्होंने बात जो की, अब उनकी बात जो है वो भी एक अजब बात है जी। देखें कोई तनकीद करने से पहले थोड़ी सी तारीफ करना जरूरी होता है ना। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत जबरदस्त है, सब कुछ है, लेकिन बात अजीब बात उन्होंने की कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद पता चलेगा कि न्यूट्रल है कि नहीं है। और नवाज शरीफ साहब के साथ क्या करते हैं, कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद कि क्या वाकई में न्यूट्रल है इदारे या नहीं अदारे न्यूट्रल होंगे तो फिर कानून के मुताबिक ही होगा ना मामला। मतलब क्या रेड कारपेट, क्या मतलब गार्ड ऑफ ऑनर क्या किया, मतलब देखें ना अजीब मामला है। उधर इमरान खान कह रहे हैं कि ये न्यूट्रल जो है वो ये क्यों है, वो कह रहे हैं हम चेक करेंगे कि न्यूट्रल है कि नहीं है। मतलब एक अजीब सा मुल्क में जो है ना एक सबको गिले हैं सर न्यूट्रल से। आप यकीन करें कि इस वक्त पाकिस्तान का जो अगर एक तो मईशत है ना, मईशत हमारी उस वक्त ये सारी प्रेडिक्शंस हो रही थी और मिफ्ता इस्माइल साहब और ये IMF और महंगाई और सारा, जब तक ये सैलाबों का तूफान नहीं आया, ये अजाब नहीं आया था सैलाबों का। ये जो बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब और ये सारे इलाके, और आज वो देखा होगा गाड़ी भी उसमें बह गई और पूरी फैमिली बच्चों समेत। और ये जो अलमी जन्म ले रहे हैं, आपने कहीं से कोई आवाज सुनी है इनके लिए? और इन सैलाबों के ये जो बजट बने थे ना, ये इन सैलाबों से पहले बने थे कि इतनी महंगाई होगी और ऐसा बजट होगा और ये होगा और वो होगा। ये इस तबाही और बर्बादी के बाद मुल्क में महंगाई का क्या हाल होगा और किस तरह से लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे और किस तरह से बिजली का सारा निजाम और पानी का सारा, सड़कें टूट गई हैं, बह गई।
और ये कब तक होगा, कब तक जारी रहेगा? अगर किसी एक चीज में दिलचस्पी नहीं है किसी को, तो वो ये है जो कि पूरे मुल्क के अंदर ये तबाही और बर्बादी आई हुई है। और इसमें एक या तो इंतजामिया, या फिर लोग खुद, या फिर कहीं एडिटर्स, कहीं सैलानी, कहीं छिपा, कहीं और इस तरह की और तंजीमें जो वॉलंटियर्स की हैं, या लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोई कश्तियां लेके उतर रहा है पानी में, कोई बच्चों को ढूंढ रहा है, उनकी लाशें तलाश हो रही हैं। ये मजाल है जो कोई शख्स किसी के घर जाके कहीं खड़ा आपको नजर आ जाए, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई MNA, कोई MP, अक्रॉस द बोर्ड किसी जमात का कोई शख्स आपको वहां खड़ा नजर आ जाए कि अब कहेंगे मीडिया कहां होता है? मीडिया तो होता है ना, तभी तो ये पिक्चर्स बनती हैं, तस्वीरें आती हैं। लेकिन मसला यह है कि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि यानी ये बदतरीन सैलाब हैं शायद साल में। मतलब मुझे नहीं पता कि इससे पहले इतनी फ्लडिंग कब हुई है पाकिस्तान में। पहले भी सैलाब आए हैं, मगर ये इस दफा जो हो रहा है, और खासतौर पे कराची समेत सिंध के दूसरे इलाकों में, सांगड़ में, हैदराबाद, डूबे हुए शहर, बलोचिस्तान, पंजाब के इलाके, फसलें डूब गई, फसलें पानी के अंदर डूबी हुई हैं, लोग खत्म हो। मैं इसको समझने से कासिर हूं कि इसके बाद क्या बजट होगा, इसके बाद कहां। ये तो बहुत से शख्सियात तो दौड़, उनका तो ताल्लुक ही नहीं है कोई। पेट्रोल इतना तो, ये इतना तो, सब्जी इतनी तो, नहीं, सब खामोश। इशू सारा बड़ा इशू इस वक्त जो कौमी इशू है हमारा, जो हमारा अहम तरीन इशू है इस वक्त रियासत पाकिस्तान का, वो है शहबाज गिल जी। अच्छा, और यानी मैं आपने कहना कि तरजीहात होती हैं, मतलब कुछ कई तरजीहात होती हैं कि यहां पे खुदा ना खास्ता इससे भी बड़ी कोई आफत आ जाए ना। कोविड में क्या हुआ था? सियासत ही हो रही थी ना, इस सूबे में ज्यादा मरे, इस सूबे में कम मरे, यहां इसकी हुकूमत है इसलिए मर गए, यहां पे कहीं पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था कि भी पाकिस्तानी है, सारे लोग हैं, सारे नहीं, ये सूबे में मरे तो ये गवर्नेंस अच्छी है, इसमें इतने मरे, ये हो रहा था। और आज भी आप देखें कि सूबों में जाके कोई उनकी दादरसी करने वाला नहीं है, उनके लिए कोई फंड्स नहीं है, उनके लिए कोई आफत ज़दा इलाके नहीं करार दिए गए, उनसे टैक्स उसी तरह लिए जाएंगे, उनसे बिजली के बिल उसी तरह लिए, सारा कुछ उनसे उसी तरह लिया जाएगा। और अमेरिका की तरफ से मेरे ख्याल से 10 लाख या कुछ इस तरह से डॉलर्स का ऐलान हुआ है, वो भी खाए पे ही जाएंगे बीच में। मतलब है कि इसमें ये क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है ना कहीं, प्रायोरिटी जो है वो ये हंगर गेम या पावर गेम है। ये सारे हंगर गेम्स हैं, ये सारा जिसको आप कहें ना, ये ताकत के खेल सारे। अच्छा, अब इसमें जो है, तो जब वो हॉस्पिटल से उन्हें रिलीज कर देंगे, तो सवाल यह है कि क्या उससे पहले, क्या रिमांड के दौरान उनके वकील मिल सकते हैं, या हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, या उसका क्या बनेगा, वो अभी तक तय नहीं, जब तक मुलाकात नहीं हो जाती। जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो कहते हैं कि जी कहीं ना कहीं, अब ये उनका दावा है, मैं इस बात को, अब जब तक ये बात सामने नहीं आती और इस पे, लेकिन उनका दावा ये है, जैसे इमरान खान साहब का कहना है ये तशद्दुद। अच्छा, तशद्दुद को रूल आउट, देखें मेंटल टॉर्चर भी तो एक है ना। चक्की में वो 2 या 3 दिन रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीना 1.5 महीना चक्की में रहे हैं। चक्की जो है ना, ये जो है, मैंने कहा ना PhD अडियाला जेल की चक्की पे PhD कर सकता हूं मैं। और एग्जैक्टली वही वार्ड और वही चक्की, वही वार्ड 2 और वही चक्की नंबर 8, अगर नंबर सही बता रहे हैं तो ये वही चक्की है जहां पे डॉक्टर शाहिद रहते इत्तेफाक। अब इस चक्की का महलो वकूअ ये है कि ये एक बाउंड्री है जेल के अंदर, एक बाउंड्री वॉल है, और उस बाउंड्री वॉल के अंदर एक छोटा सा बागीचा है, और बागीचे के साथ जो है वो आप समझें कि जिसको सेल कहते हैं ना, सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। और सेल्स जो हैं, मतलब मैंने जाके पहला सवाल पूछा कि मुझसे पहले कौन था, उन्होंने कहा आपसे पहले वो था जिसको, जो कि ब्लैक था, और उसको थोड़े दिनों के बाद जो है, मैंने क्या मतलब कौन था? कहते वो ब्लैक था, कोई पकड़ा था वजीरिस्तान वगैरह से, और वो था, और उसने कोई 15-20 लोग, किसी दहशतगर्दी में उसको फांसी हो गई थी। तो इस तरह का ये है वो सेल, ऊंची छत, वहीं पे वॉशरूम, और यानी सलाखें,
लगी हुई है ना, तो जब सर्दियों का मौसम था तो वो हिलता था, वो क्या कहते हैं इसको, प्लास्टिक, तो मुझे नींद उसकी वजह से नहीं आती थी। वो शीट्स, उसकी प्लास्टिक की शीट्स उन्होंने लगाई हुई थी। तो वहां पर ये, अच्छा फिर ये है कि हाई प्रोफाइल केसेस, हाइपर हो, खतरनाक केसेस, ब्लैक जेट ब्लैक केसेस, तो ये तो 2-3 दिन में ये तो हो गए। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि वो चक्की, वो क्या था खुदा जानता है बेहतर। बहरहाल, तो वो एक 2-3 दिन तक वो, जाहिर है उनके आसाब कमजोर रहे होंगे तो वो उसमें नहीं रह पाए, और उनको एज़मा, और साथ ही उसमें उनको टेंडरनेस। लेकिन उनका एज़मा होने के बावजूद जो इतना सारा है, लेकिन फिर भी शुक्र है कि कोई उनको एकदम से अटैक नहीं हुआ है सच, ठीक है, या ये कि वो उनके ऑक्सीजन लेवल या बाकी सारी चीज़ें। तो ये मुमकिन है कि उनको रिलीज करके पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाए। अच्छा, अब वो पुलिस के हैंडओवर अगर होते हैं तो फिर पुलिस के हैंडओवर होने के बाद पुलिस ने फिर रिमांड लेके और रिपोर्ट पेश करनी है। 48 घंटे, ये वीकेंड शुरू हो जाएगा जी। ये जहन में रखें कि इस दौरान वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो अदालतें और वो रिमांड और ये सारा कुछ ये वीकेंड पे होगा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, यानी ये दरमियान में अगर कल छोड़ते हैं तो ये वो वाला टाइम शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब की तकरीर बहुत सख्त थी, यानी इससे ये तासुर बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि उनके इस्टेब्लिशमेंट का भी कोई मामला आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि उन्होंने फिर वो न्यूट्रल्स की बात की, फिर उन्होंने उसी तरह से आगे बात की सारी। कराची में चूंकि बारिशें हो रही हैं तो इसलिए वो जलसे मुलतवी हो गए 2, लेकिन अगला जलसा जो है उनका वो रावलपिंडी में आ रहा है, जहां शेख रशीद साहब, अब क्या सूरत हाल बनती है उस दिन तक वो देखना है जी। लेकिन इशू इसमें यह है कि अच्छा, वहां पर नवाज शरीफ साहब के अभी वापसी का तय नहीं हुआ, मतलब अभी तक वो सर कहा तो है, नहीं कहा है कि वापस नहीं, उन्होंने कहा है ना कि हम चेक करेंगे, कोई तारीख नहीं है अभी तक, नहीं है अभी तक कोई प्लान नहीं है, कोई तारीख नहीं तय हो रही, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें ये जो आफत आई है ना, अब इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब भी क्या करेंगे, क्या बजट बनाएंगे, जब ये तो एक नागहानी आफत आ गई है ना, जो सैलाब आ गए हैं। लेकिन मेरा इशू, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर इश्यूज हल नहीं हो सकते, और बहुत से इश्यूज हल नहीं हो सकते, मईशत के, ये सैलाब आ गए तो, लेकिन अगर आपको लोग खड़े नजर आए ना अपने, और अपने आंसू पोंछते नजर आए, तो लोगों को एक ढारस मिलती है कि यार एक मिनट, ये सारे काम छोड़ के एक वजीर खड़ा है ना वहां पे, एक एमएनए खड़ा तो है ना लोगों के साथ, और बच्चों को ढूंढ रहा है। मतलब एक वजीर ने सारी मसरूफियात कैंसिल कर दी अपनी, और वो पहुंच गया वहां पे, और वो कश्ती में बैठ के वो बच्चों को तलाश कर रहा है, और वो कुछ भी नहीं, ना सूबाई, ना वफाकी, ना अपोजिशन, ना इधर ना उधर, ना कोई, आप कहीं कोई नजर नहीं आएगा आपको इस वक्त। और वहां पर किसी भी सूबे में कहीं पर मैंने इतने दिनों में नहीं देखा कि कोई शख्स जो है वो ये गाड़ी, बच्चे, पूरी फैमिली वहां पे गाड़ी डूब गई थी, तो वहां पर कोई आपको शख्स नजर आए। हालांकि सारी मसरूफियात खत्म करके होता है ना, एक वजीर पहुंच गया, इतनी सारी कैबिनेट, एक वजीर तो जा, इतने सारे इमरान खान साहब को भी चाहिए था, अपने लोग भेज देते 2-3 वहां पे, तो कितना जबरदस्त एक होता कि यार शौकत खानम की तरफ से, मतलब ऐसे मौके जो होते हैं ना, ये सियासत से हटके भी कोई दुनिया है ना, या सारी चीजें सियासत में ही रह गई हैं। तो सियासत से हटके इंसान नहीं है क्या, बच्चे नहीं है क्या मासूम? तो वो एक दुनिया अलग है लोगों की, ये एक अलग दुनिया है जो हंगर गेम चल रहे हैं, लेकिन इन हंगर गेम्स की वजह से वो रियासत रुकी हुई है सारी। अच्छा, ये 24 घंटे, अगले 24 घंटों में क्लैरिटी हो जाएगी अब क्योंकि ये सारा जो मामला हुआ कि शहबाज गिल साहब जो है उनको यानी वो अगर हॉस्पिटल से रिलीज हो जाते हैं, ये जो आज आई है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के ऊपर उनको हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता, इस रिपोर्ट पे उनको हॉस्पिटल में नहीं रखा जा सकता। ये जो उनको मास्क लगा होता, सीपैप, ये जो है ये तो मतलब है कि जो फेशियल मास्क था ऑक्सीजन देने का, तो ये तो जाहिर है कि एजमा उनको हो रहा था उसकी, लेकिन इसके ऊपर हॉस्पिटल में वो एडमिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो मतलब हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटलाइज, हाँ मतलब वो वेंटिलेटर, वो सॉरी अपना वेंटिलेटर की जरूरत हो, या आईसीयू की जरूरत हो, या कोई और मामला हो, या कोई, तो फिर वो रखते हैं। लेकिन ये कि अदरवाइज खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर का नाम ऐसे आ गया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यानी कोई ऐसी बात हो जो यानी कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जहां पर उनको कोई ड्रिप की जरूरत हो, कोई और चीजें, तो फिर वो अदरवाइज। अच्छा, तो ये जो है अब यहां पर एक तो मामला ये हो गया जी सर, ब्रेक रियासत पे आ रहा है बड़ा शदीद दबाव, ठीक है, बतौर रियासत पाकिस्तान पे आ रहा है शदीद दबाव, ये इस इश्यू को, और मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के जब मैंने ये सुना कि जी एक कोशिश जो हो रही थी
पीटीआई की, उसमें मुस्लिम लीग नून, मतलब ये किसी तरह कोशिश हो रही थी कि ये आगे चले, लेकिन वो आगे नहीं चल सका। तो खान साहब इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सेटअप है, इसको किसी तरह से कबूल करें। हालांकि बीच में लचक आई थी थोड़ा सा, वो जो एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि अभी हों इलेक्शन, ये बाद में, लेकिन अब वो उन्होंने ये खास तौर पे शहबाज गिल साहब का जो वाक़या हुआ, इसके बाद उन्होंने दोबारा आज जो है वो एक एक्सट्रीम स्टांस लिया। सही हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी सर, आज फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी कहा गया कि अगर 10 सितंबर तक हुकूमत ख़त्म ना हुई तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे, और बारहा ये बात दोहराई जा रही है कि मामलात हाथ से निकल जाएंगे। क्या सियासत में अब आप आने वाले दिनों में तलखी देख रहे हैं या कोई मीडिएटर का रोल? होंगे तो निकलेंगे ना मामलात, तो मुझे लगता है पहले ही निकले हुए हैं। रियासत के इश्यूज तो बहुत मुख्तलिफ हैं। रियासत का देखिए, मुल्क का इशू इस वक्त कुछ और है, सैलाब, तो ये तबाहकारियाँ, महंगाई, पेट्रोल, खर्जा पॉलिसी, ये लोगों के अंदर इंतशार, समझ नहीं आ रहा, मतलब किसी को पता ही नहीं कि कौन किस जगह पे, किस ओहदे पे, कब तक बैठा है। एक अनसर्टेनिटी, मरकज़ की हुकूमत 2-4 वोटों पे, पंजाब के हालात किस तरफ कल जो हुकूमत शायद और अकाउंट्स लेकर आ रही है कोई, जिस पे वो उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने खुद साइन किए हुए हैं, वो सही हैं गलत हैं, वो क्या मसले खड़े होते हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते, मतलब ये एक अजीब सा एक हिजान सा है, तो उसमें कोई स्टेबिलिटी तो नहीं है। और मैंने वही बात की कि इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब को मैं इसलिए जिम्मेदारी करार दे रहा कि अब आगे क्या होगा इन सैलाबों के बाद कोई नहीं जानता। इन सैलाबों के बाद आप लोगों के ऊपर और बजट लगाएंगे, ये टैक्स लगाएंगे इन लोगों के ऊपर, क्योंकि वहां से प्रोडक्शन तो होगी नहीं, पैदावार तो हो नहीं रही, लोग नुकसान में चले गए। तो अब आप उनसे बिजली ले, मतलब वो तबाह हो गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो गया। तो बिजली ही नहीं है, खंबे ही नहीं है, सब बह गया, तो आप बिल भेज रहे हैं उनके घरों में, तो कैसे होगा? ये इश्यूज हैं इस वक्त रियासत के और मुल्क के, और खिते का तनाव अपनी जगह बढ़ रहा है। 21 शहादतें हुई हैं काबुल में, मस्जिद में बम धमाके में जो शहादतें हैं वो 21, और इसका मतलब है अफगानिस्तान जो है वो फिर अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहा है। वो इस्तेकाम का शिकार हुआ ही नहीं असल में। अमेरिका के जाने के बाद एक हुकूमत आई, फिर उसके बाद वो रिकग्नाइज नहीं हुए, फिर दूसरे ग्रुप्स बने, फिर सारे मामलात हुए, फिर ये यहाँ पर हमारे जो इलाके हैं कबायली इलाके, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तालिबान नज़र आते हैं, ISPR ने तरदीद की है। ये मतलब है कि वो पूरा खित्ता जो है इस वक्त आप समझे बॉयल हो रहा है। और इस बॉयल होते खित्ते में अब आप ये देखें कि अमेरिका और ताइवान, अमेरिका ने कहा है हम और ताइवान एक बड़ा सेंसिटिव इशू है अमेरिका के, चाइना के लिए, और उन्होंने कहा है कि हम ताइवान के साथ अपना ट्रेड इसी अगले चंद महीनों में ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताइवान के साथ। लेकिन जो उससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि एक नया ट्विस्ट आया है इस पूरे खित्ते की सियासत में या आलमी सियासत में, वो जो ग्लोबल टाइम्स ने आज खबर लगाई है कि जो छठी खबर है कि चाइना टू ज्वाइन वॉस्टैक 2022 रशिया, ये रशिया की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, रशिया की फौजी मशकें हैं जो रशिया मशरिक बईद में कर रहा है, यानी अपनी पैसिफिक एंड पे कर रहा है, यानी उन पानियों में कर रहा है जो चाइना, और उसमें चाइना शरीक हो रहा है रशिया के साथ। अच्छा, ये बड़ा कम होता था पहले कि रशिया की एक्सरसाइजेज में चाइना शरीक हो, लेकिन अभी थोड़े अर्से पहले जब ये बाइडेन आए थे, मैं लोगों को याद करा दूं, ये सेकंड जो हमारी न्यूज़ है, जब बाइडेन आए थे, ये क्वाड का दौरा किया था उन्होंने चंद हफ्ते पहले ही, तो वहाँ पर चाइना और रशिया ने बॉम्बर्स भेजे थे जापान के नज़दीक। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल को हम कोट कर देते हैं, ये भी चंद हफ्ते पहले की बात है। लेकिन इशू ये है कि ये जो ग्लोबल टाइम्स खबर दे रहा है और वॉल स्ट्रीट भी खबर दे रहा है, जिसको हम पहली हमारी न्यूज़ है कि चाइना टू ज्वाइन रशिया मिलिट्री एक्सरसाइजेज। अच्छा, अब इन एक्सरसाइजेज में और मुल्क भी शरीक हो रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स को देखें ना, इसमें और मुल्क भी शरीक हो रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर जो रैपिड एक्सरसाइजेज थी, इस साल तो इनका नाम वॉस्टैक रखा हुआ है, लेकिन वॉस्टॉक, लेकिन जो पिछले साल एक्सरसाइजेज थी वो एक्सरसाइजेज का नाम था रैपिड, तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों शरीक हुए थे।
ये उस वक्त एक्सरसाइज हुई थी जब यूक्रेन नहीं था। अब यूक्रेन की जंग के बाद कौन शरीक हो रहा है इसमें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चाइना तो शरीक हो रहा है, रशिया के एक्सरसाइजेज हैं, साथ इंडिया भी शरीक हो रहा है। अच्छा, क्योंकि एक्सरसाइजेज रशिया की एक्सरसाइजेज है ना, तो रशिया ने इंडिया, पिछले साल पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान भी था, रशिया भी था, पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था, बाकी मुल्क भी थे, लेकिन यूक्रेन नहीं थी। और दुनिया इतनी खुल के तकसीम नहीं हुई थी रशिया और अमेरिका आपस में। अब रशिया जो कि ऑयल दे रहा है, उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेज में आने की दावत दे दी है इंडिया को कि आप भी आइए ना। बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, चाइना और इंडिया। अब इंडिया बीच में कहां से आ गया? भाई पिछले साल की दुनिया दूसरी थी, इस साल की दुनिया दूसरी है। इस साल की दुनिया तो रशिया और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं, यूरोप। तो अब जनाब ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और ये एक्सरसाइजेज जो हैं अब ये किस तरह से होंगी, ये भी इसी महीने के आखिर में शुरू हो रही हैं, 30 अगस्त से, और ये 5 सितंबर तक जारी रहेंगी। इंडिया इनकार करता है तो रशिया की एक्सरसाइजेज हैं, रशिया तेल दे रहा है, और इंडिया जाता है तो फौजी मशकें वहां पर, वो जहां पे क्वाड के नुक्कड़ में, वो जापान के सर पे। क्या अमेरिका रिएक्शन देगा? 100% अमेरिका का। ये ताइवान ने अपना मिसाइल दाग दिया आज। ताइवान ने अपना मिसाइल टेस्ट फायर किया है, मतलब फायर किया है उन्होंने, और उसके ऊपर बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया है चाइना की तरफ से। और चाइना का ये भी कहना है कि वहाँ पर जो है अमेरिका का भी एक प्लेन, उन्होंने कहा है कि ये उस इलाके में, लेकिन अमेरिका के तो प्लेन्स भी जा रहे हैं और जा रहे व्हाट्सएप अमेरिका, लेकिन ताइवान एक इशू बन रहा है। दूसरा जो इशू, तो अब देखिए ना, अब सूरत हाल कैसी खत्ते की। अफगानिस्तान, रशिया एक्सरसाइजेज, चाइना ज्वाइन कर रहा है, इंडिया साथ जा रहा है। वो इंडिया जो कि इस वक्त श्रीलंका में वो जो जहाज खड़ा हो गया आके, जो चाइना का, वो सर्वेलेंस जहाज के ऊपर वो $4 बिलियन की इन्होंने एड दी है इंडिया ने। बुरे हालात, एक क्राइसिस पैदा हुआ, इंडिया ने 4 बिलियन की हेल्प की उनकी। और वो हेल्प क्या थी? वो डिप्लोमेसी थी ना, कि इस मौके पे, और चाइना दूर रहे, चाइना दूर रहे, और बड़ी उन्होंने अच्छी अपनी तरफ से की। और उसके बाद जो है, और उसके बाद उनका जो न्यूज़ 18 है, न्यूज़ 18 ने आज जो गुस्सा दिखाया है श्रीलंका पे, जो हमारी नवी है यहाँ पे, अनग्रेटफुल श्रीलंका मस्ट रियलाइज इट कांट रन विद इंडियन हेर एंड हंट विद द चाइनीज हाउंड्स। यानी बड़ा गुस्सा कि यार ये कोई बात है, कोई तरीका है कि हाई टाइम्स पे जब श्रीलंका की रूलिंग क्लास वोकअप हुई थी, रियलिटी के असिस्टेंस चाहिए उनको, सिक्योरिटी, चाइना आया नहीं, इंडिया आया आगे, वक्त आया तो इंडिया को उन्होंने, चाइना को इजाजत दे दी कि हमवत तोता पे आ जाओ। तो यहां ये बॉयल हो रहा है, ये रीजन भी बॉयल हो रहा है, जो इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक, जो भी आप कहें। और ये जब मैं कह रहा हूं बॉयल हो, तो ये वो जबूती तक जा रहा है, जबूती से जा रहा है, और जबूती से भी आगे आप कहें तो जो वेस्टर्न, यानी इसको किस तरह से कहा जाए, ईस्टर्न अफ्रीका तो इधर है ना, ईस्टर्न अफ्रीका तो ये जहां जबूती और ये रेड सी और सारा, जो वेस्टर्न साइड है, वहां पर भी चाइना अपनी बेसिस ढूंढ रहा है। और चाइना वहां पर भी अपनी बेसिस, उस पर डिटेल में कल बात करेंगे, लेकिन चाइना उस तरफ भी जा रहा है, यानी पैसिफिक की तरफ इन्फ्लुएंस जी, उधर उस साइड पे भी जा रहा है चाइना। और चाइना के साथ रशिया भी है। अफ्रीका में तो इस वक्त एक बिल्कुल अलग ही कहानी है ना, अफ्रीका के अंदर जो वॉर चल रही है बड़ी सुपर पावर्स की। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसमें ये पूरा रीजन जो है ना, पूरा खित्ता, अब पूरे खित्ते के अंदर एक ऐसा सिनेरियो है कि लोग कल की बात नहीं कर रहे, हफ्ते की भी नहीं कर रहे, लोग साल साल की मुख्तलिफ वेरिएबल्स के साथ, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन, सिनेरियो 1 2 3 4 5 6, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर 4 महीने बाद ये सिचुएशन हुई, साल बाद ये ब्लॉक्स बने, सेमीकंडक्टर्स कहां से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होता है, साइबर अटैक्स को कैसे रोकना है, क्या। अब इशू ये कि इस पूरे इशू में पाकिस्तान एक अदम इस्तेकाम का शिकार है मुकम्मल, सियासी तौर पे भी, माशी तौर पे भी, और प्रायोरिटीज बिल्कुल, मैंने कहा ना, प्रायोरिटीज कुछ और होनी चाहिए रियासत की, जिसमें अवाम कहीं उनका जिक्र ही नहीं आ रहा कहीं। बस सिर्फ मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि जी सैलाब आ गया, लोग डूब गए, मर गए, खप गए, लेकिन किसने क्या किया, कुछ नहीं। ये भी नहीं हुआ कि तशवीश का इजहार, ये भी बयान नहीं आ रहा कि तशवीश का इजहार किया गया। इतने भी बयान आना बंद हो गए। अब इस पूरी पिक्चर में
अच्छा, उधर उसके बाद वहां पर आज यूक्रेन में प्रेसिडेंट अर्दोगन पहुंचे हुए हैं और प्रेसिडेंट अर्दोगन वहां पर पहुंचे हुए हैं यूक्रेन, यानी कि नेटो नहीं, यूक्रेन नेटो के तो मेंबर है ना टर्की, ये बात। और वहां गए हैं और उनके साथ जो है वो एंटोनियो गुटेरेस भी, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, और वो वहां पे जाके गंदम की सप्लाई की बात करेंगे, सारी बात करेंगे। लेकिन मसला ये है, इशू सारा ये है कि वो ये यूक्रेन का मसला, और जो डेली सभा ने खबर लगाई है, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं, कि जो अर्दोगन, ज़ेलेंस्की और गुटेरेस समिट फोकस इज ऑन ग्रीन एक्सपो एंडिंग वॉर। एंडिंग वॉर तो मुझे नहीं नजर आ रही, मतलब खुदा करे वॉर एंड हो जाए। सर, इस पे क्या रशिया को कंसर्न हो सकता है? नहीं, रशिया को नहीं, रशिया ओके है, रशिया इज फाइन, रशिया बिल्कुल ठीक है। तीनों शख्सियत बैठी हुई हैं, यूक्रेन में बैठे हुए हैं। इशू ये है कि, लेकिन मसला ये है कि जो ये हैं तैयब अर्दोगन हैं, एक तो ये कि ज़ेलेंस्की हार रहे हैं जंग, मतलब कितना पैसा देखें, यूरोप के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस है वहां, जो ये क्लाइमेट चेंज, आग लगी हुई है वहां पर, गैस सप्लाई मसला, वो यूरोप इतना पैसा नहीं दे सकता यूक्रेन को, और ना वो ये जंग चाहता है, जिसकी वजह से उनकी गैस भी बंद और सारी मुसीबतें सर पे आ रही हैं। और वहां पर जो है वो चाहते हैं जंग खत्म हो जल्दी, और ये सारी यहां से ये बकवास नेटो फैलेगा और ये होगा, इसको खत्म करके आगे जाएं। लेकिन वो एस्टोनिया के ऊपर साइबर अटैक शुरू हो गए हैं, और ये सारे मामला, जंग छिड़ जाए तो खत्म तो नहीं होती इतनी आसानी से। अब कोई जंग खत्म करने का रास्ता निकल रहा है, लेकिन वो यूक्रेन अब फिर दोबारा, यूक्रेन जो है वो फिर वहां पे पीक पे मामला खराब है। और साथ ही जो जितना का जो असलहा जा रहा है, जो पोर्ट इस्तेमाल हो रही है अमेरिका जो ज्यादा पोर्ट इस्तेमाल कर रहा है, वो ग्रीस की यानी यूनान की एक बंदर का है, जिसका नाम है एलेक्जेंड्रोपोलिस। अब ये जो एलेक्जेंड्रोपोलिस है, अगर हम इसको मैप पे देखें तो एलेक्जेंड्रोपोलिस जो है ये एक बंदरगाह है जो कि शुमाल मशरिक में यूनान के है। यूनान का एक अगर हम मैप दिखा सकें, यूनान और तुर्की के ताल्लुकात खराब हैं, दोनों नेटो के मेंबर हैं, यूनान और तुर्की दोनों नेटो के मेंबर हैं, ताल्लुकात खराब हैं, दोनों के बहुत खराब हैं। एक तो मेडिटेरियन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा ये कब्रस के ऊपर, साइप्रस में। ये एलेक्जेंड्रोपोलिस का है। तो यहां से यूक्रेन सारा जो है वो आप समझ लें कि असला भेज रहा है, वो जो अमेरिका वो थ्रू टर्की नहीं भेज रहा, क्योंकि टर्की बीच में एक रोल प्ले कर रहा है ना, कि रशिया के साथ और दोनों के साथ, यानी रशिया और यूक्रेन, रशिया और अमेरिका और यूक्रेन तीनों के दरमियान सुलह करवाने के लिए। तो रशिया लेकिन ग्रीस के थ्रू भेज रहा है, अब यूनान के थ्रू भेज रहा है। तो एक ये टर्की के लिए एक इशू है। टर्की के दो मसले हैं, एक तो ये मेडिटेरियन सी का इशू, दूसरा साइप्रस का इशू। ये जो कब्रस है, कब्रस दो हिस्सों में तकसीम है। अगर हम साइप्रस का नक्शा देखें तो साइप्रस जो है वो 1974 में उधर बाकायदा जो है वो टर्की आया था, और टर्की उसके यानी उसका 2/3 जो है वो तो दुनिया रिकग्नाइज करती है जी। लेकिन उसका जो बाकी हिस्सा है, वो जो शुमाल में हिस्सा है, वो हिस्सा जो है वो वहां पे तुर्की मौजूद है, उसको दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती। निकोसिया है ना, तो निकोसिया में भी एक ग्रीन लाइन बनी हुई है। अच्छा। यानी एक लाइन है निकोसिया भी, यानी बफर जोन कह लें, ग्रीन लाइन कह लें। तो साइप्रस के जजीरा जो है उसके शुमाल के हिस्से को टर्की मानता है, बाकी हिस्से को दुनिया मानती है और यूनान मानता है। तो साइप्रस में झगड़ा है तुर्की और यूनान का, और अब यूनान को अमेरिका, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि वो दुनिया सारी की सारी इस वक्त जो है ना, एक यानी ब्लॉक्स, यानी मैशत, यानी तेल, गंदम, खुराक, एनर्जी, ये लॉन्ग टर्म। आपके यहाँ 5G 6G स्टार्ट हो गए हैं मुल्कों के अंदर, 6G आ गया है, कैसे जाना है, कैसे नेटवर्किंग, कैसे। अब इस पूरी पिक्चर में जब आप ये ऊपर सारा देखते हैं ना, फिर उसके बाद अब यहां आते हैं, पता है यहां मसला अटका हुआ है शहबाज गिल साहब का, कि शहबाज गिल क्या बोलेंगे और इमरान खान का एक अकाउंट कौन सा निकलेगा, और नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे। मतलब ये जो है ना इशू, ये मैंने आपसे कहा ना, ये इश्यूज, कुछ इश्यूज पे पाकिस्तान को एज अ पाकिस्तानी सबको बैठना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कोई मुखमुखा करें, कोई NRO करें, कुछ भी नहीं, कि कुछ इश्यूज पे देखिए, सैलाब आ गए मिसाल के तौर पे, अब कह रहे हैं ये तो पंजाब में है तो परवेज लाएगी हुकूमत, सिंध में आए तो नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं पाकिस्तानी ये सारे ना, मतलब ये किस कदर बेहुदा बात है कि दरिया सिंध में कोई
बस गिर जाए तो कहीं जी वो यहां से बहता हुआ चूंकि वहां गया था तो लाशें वहां मिली, तो जैसे थानों में नहीं होता कि वो इधर जिसके हदूद में थानों, ये फजूल, इससे ज्यादा फजूल बात ही नहीं हो सकती कि हम किसी मौके पे पाकिस्तान, ये कोविड में भी हुआ था और ये अब भी हो रहा है कि अच्छा उसमें वो कहेंगे जी पंजाब में हो रहा है तो पंजाब हुकूमत देखेगी, सिंध में हो रहा है तो सिंध हुकूमत देखेगी, उधर हो रहा है तो वो देखेगा। खुदा मतलब आप सारा मुल्क, ये ज़लज़ला आया था तो ये सिंध में तो नहीं था 2005, ना पंजाब में था, लेकिन पूरा मुल्क खड़ा, कहीं तो इकट्ठे हो जाते थे लोग, ये अब वो भी नहीं है। इतनी पोलराइजेशन और माशरे में इतनी तलखियां पैदा हो गई हैं कि लोग उसमें भी, और फिर लोगों में अपने मसाइल बहुत हैं। पहले ये था कि अपने मसाइल नहीं थे तो लोग मदद करते थे दूसरे की, अब लोगों का अपनी दाल रोटी नहीं चल रही तो बेचारे फिर भी लोग जा जाके वो लाशें ढूंढ रहे हैं और दफीन कर रहे हैं उनकी। और साथ ही अब जब ये सूरत हाल पैदा होती है माशरे में तो एक और किस्म के जराइम शुरू होते हैं जो सोशल क्राइम्स होते हैं, जो आपको कभी बच्चियां अगवा होती नजर आ रही हैं, कभी कोई आपको वीडियो नजर आ रही है, कहीं आपको कोई बच्ची पे, ये सोशल अनरेस्ट नीचे पैदा हो रहा है ना, क्योंकि देखें लोगों के इश्यूज, कारोबार खत्म हो गए, मतलब घर गिर गए, दुकानें बंद हो गई, तो उसके नतीजे में सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है ना। ऊपर हुक्मरान क्या कर रहे हैं, मतलब हैव्स और हैव्स नॉट जो है ना, अब वो हैव्स नॉट बढ़ते जा रहे हैं। तो बात ये सारी कि उसमें वो आप देखें रोज खबरें स्टार्ट होती हैं, सुबह ये हो गया, उस पर उसके बच्ची के बाल काट दिए, ये कर दिया। लेकिन अगर आप बड़े उसमें देखें, अच्छा फिर वो जिसके पास थोड़े से पैसे हैं वो मजीद गुंडा बनता है। उसकी वजह ये कि वो जो लोग हैं, वो जो नीचे आम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, नौजवान हैं, लोग हैं, उनके अंदर वो एक सोशल अनरेस्ट हो रहा है। हमने क्या करना है भाई, हमने क्या करना है, हमारे स्कूल कॉलेज पढ़ाई हमारा क्या बनेगा आगे, मतलब हमें कोई देखेगा या नहीं देखेगा। अच्छा अब यहां पर मैंने आपसे कहा ना, ये नीचे से आप शुरू करें, आप चले जाएं अफगानिस्तान तक, आप चले जाएंगे ईरान का मुआहदा, आप चले जाएं इंडिया चाइना की जो टेंशन बढ़ रही है टेंशन, ठीक है, श्रीलंका की साथ भी बढ़ रही है, साथ उसके क्वाड के ऊपर जो थाईलैंड में स्पीच की है उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने, उन्होंने क्वाड को पे बात की और चाइना को बड़ा यानी टॉन्टिंग अंदाज में चाइना के ऊपर, वो थाईलैंड में जयशंकर। तो बात यह है कि वो एक टेंशन बढ़ रही है। फिर ताइवान और अमेरिका का ट्रेड अपनी स्टार्ट करने का एग्रीमेंट करता है, तो ये खुल के मामला है कि अमेरिका साथ आ रहा है, वो अपने पार्ट। तो मैं इस बात पे काफी हद तक ये तज्जिया गलत हो सकता है मुकम्मल तौर पे कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान टेंशन बढ़ेगी ताइवान पे, तो चाइना ताइवान और उस तरफ प्रेशर बिल्ड करने के बजाय इंडिया पे करेगा ज्यादा। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंडिया पे प्रेशर ज्यादा बिल्ड करेगा बजाय इसके कि वो आसियान के मुल्कों को, और वहां पे वो यहां डायरेक्ट करेगा। और फिर ये देखना होगा कि क्या अमेरिका यहां पे आता है। एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ी लॉबी, ऐसा वो कहते हैं कि हमें डायरेक्टली आना चाहिए इंडिया की हेल्प के लिए, लेकिन क्या इंडिया खुद ये चाहेगा कि ये मामला यहां तक चला जाए कि अमेरिका की फोर्सेज उतर जाएं और वो चाइना से लड़े यहां पे। तो एक ऐसा, लेकिन अगर एस्केलेशन होती है तो जाहिर है कि वो चाइना भी, यानी एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है इस वक्त जो है ना खित्ते में। तो उसमें ये जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो हो चुकी है, इस हद तक हो चुकी है कि अब वहां से मुझे लगता है कि जो आपकी लीडरशिप है उनका वापस आना मुश्किल है। खास तौर पे अगर ये डिसीजंस आ जाते हैं, शहबाज गिल साहब ने क्या कहा है, जो हुकूमत और नाअहलियत की तरफ मामले जाते हैं, बाकी ये क्या इसके नतीजे में हम इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं फौरी तौर पर, या हम अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं मजीद, ये हमने देखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि सिस्टम तो नहीं चल रहा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को तो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।